तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परागण और उसके प्रकार के बारे में। तो अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद आपको परागण से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, परागण है क्या? परिभाषा है, पुष्प के जब पुंकेसर के परागकोश से पराग कणों को निकल करके मादा भाग के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है, उसको पुंकेसर बोला जाता है। तो वहाँ के परागकोश से जब परागकण निकल करके मादा भाग के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परागकण कहते हैं। आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है। यह पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। इसके बिना निषेचन फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। अब देखिए, ये परागण जो है तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला जो है तो है स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक एक करके इन दोनों को ही समझ लेते हैं कि क्या होता है स्वपरागण और क्या होता है परपरागण। स्वपरागण जो है तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको जो है तो स्वपरागण बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है तो पुष्प का नर भाग हो गया, ठीक है, और ये पुष्प का जो है तो मादा भाग हो गया। तो जो है तो परागकण जो है तो इस पुष्प के नर भाग से निकल करके इसी पुष्प के मादा भाग तक पहुंच रहे हैं। या फिर क्या हो रहा है कि मान लीजिए दूसरा यहाँ पर पुष्प है, उसी पौधे के जो है तो दूसरे पुष्प पर भी अगर गिर रहे हैं परागकण तो इस क्रिया को बोलेंगे स्वपरागण। विशेषताएं, इसके लिए जो है तो पुष्प का बड़ा सुंदर सुगंधित होना आवश्यक नहीं है और मकरंद का निर्माण भी जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब ये चीज़ों की आवश्यकता क्यों नहीं है, इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम परपरागण को पढ़ेंगे। अगला पॉइंट निकल के आता है अनुवांशिकी को लेकर के। तो इससे उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने पौधे जनक के समान होती है। अब क्योंकि जो नया पौधा बनेगा वो जो है तो अपने जनक के समान ही होगा, क्योंकि जो लक्षण है जो परागकण आए हैं उसी पौधे के थे, तो जो आने वाली संतान है, जो आने वाला पौधा है वो सेम टू सेम अपने जनकों के ही समान होगा, क्योंकि दूसरे पौधों से कहीं से भी लक्षण नहीं आए हैं, इसलिए जो आने वाली संतति हो है वह अपने जनकों के ही समान होगी। आगे बात कर लेते हैं परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जब पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण बोलते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पुष्प है, ये पुष्प का नर भाग हो गया, ठीक है, तो नर भाग के परागकोश में पाए जाएंगे परागण। अब मान लेते हैं कि ये कोई दूसरा पौधा है, ये उसका वर्तिकाग्र हो गया, वो उसका नर भाग हो गया। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि किसी दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प के पौधे के मादा भाग यानी स्त्री भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को जो है तो परपरागण कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्रिया जो है तो अकेले संभव नहीं है, इसके लिए आपको कारकों की आवश्यकता पड़ेगी, एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि बताया गया है कि यह प्रक्रिया जो है तो स्वयं नहीं हो सकती है, इसके लिए बाहरी कारकों जैसे हवा, पानी, कीट, पक्षी, जानवरों की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका भौरा। जैसे भौरा इस फूल पर बैठा, अब जरूरी नहीं है कि इसी फूल पर बैठे, वो किसी दूसरे पुष्प पर भी उड़ते उड़ते जा सकता है, तो भौरा होगा। इसी प्रकार कीट, पक्षी, हवा, पानी आदि के द्वारा जो है तो परपरागण की क्रिया होती है। विशेषताएं देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है तो पौधे का सुंदर, बड़ा, मकरंदित और सुगंधित होना आवश्यक है, क्योंकि कीट, पक्षी को आकर्षित करने के लिए इन क्वालिटीज़ का होना पुष्प में जो है तो आकर्षक है। तो कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प अक्सर बहुत रंगीन, बड़े, सुगंधित, मकरंदयुक्त होते हैं। और अनुवांशिकता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे नई प्रजातियों का विकास होता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो आने वाला पुष्प है इसमें जो है तो दो जनकों के लक्षण मिले हुए हैं, तो आने वाली जो संतान है, जो आने वाली पीढ़ी है वो हमको नई देखने को मिलती है, जबकि जो स्वपरागण था वह उसी पुष्प से बन गया था। तो जो उसकी आने वाली संतानें हैं, जो उसका आने वाला पुष्प या फल है वह अपने जनकों के ही समान होता था, क्योंकि वो बना ही जो है तो अपने एक ही जनक से है, तो वह उसी के समान होता था। विभिन्नताएं वगैरह वहां पर आपको देखने को नहीं मिलती थी। आगे अब देख लेते हैं स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर। तो देखिए परिभाषा क्या है, यह एक ही पौधे के एक पुष्प या दो पुष्पों के बीच होता है। इसमें अकेला पौधा रहता है, उसी पौधे के जो है तो नर भाग से जो है तो परागकण निकल करके मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। उसी पौधों में, उसी पुष्प में भी हो सकता है और उसी पौधे के दूसरे पुष्पों में भी जो है तो ये क्रिया हो सकती है। परपरागण में क्या होता है, एक ही जाति के दो अलग अलग पुष्पों के बीच ये क्रिया होती है, जहाँ पर नर भाग के परागकोश से परागकण निकल करके मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। आगे है माध्यम या कारक। स्वपरागण में जो है तो किसी भी कारक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उसी पौधे में हो जा रहा है, तो किसी भी कारक की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए हवा, पानी, कीट जैसे जो है तो बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। और परपरागण के लिए परागकणों के स्थानांतरण के लिए हमेशा जो है तो बाहरी कारकों की आवश्यकता होगी, जैसे हवा, जल, कीट, ठीक है, मक्खी इत्यादि जो है तो एजेंट्स की आवश्यकता होगी। पुष्प की विशेषता देख लेते हैं। इसमें पुष्प प्रायः छोटे, रंगहीन और गंधहीन मकरंद
उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि इसमें जो है तो पुष्प बड़े, रंगीन, सुगंधित, मकरंद युक्त होते हैं ताकि कीट जो है तो आकर्षित हो सके। पर परागण में जो है तो पुष्पों में ये क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जो है तो उनका पर परागण हो पाएगा। और अगर पुष्प सुगंधित नहीं है, बड़ा नहीं है, रंगीन नहीं है, तो कीटों को आकर्षित नहीं कर पाएगा, और जब कीटों को आकर्षित नहीं कर पाएगा तो परागण की क्रिया जो है तो संपूर्ण नहीं हो पाएगी। आगे देखते हैं, परागकणों की संख्या को देख लेते हैं। इसमें कम मात्रा में परागकण नष्ट होते हैं, क्योंकि जो है तो परागणों को ट्रेवल बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है। अब ट्रेवल कम करना पड़ता है तो वहीं से परागकण किसी भी माध्यम द्वारा जो है तो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थानांतरण के दौरान जो है तो बहुत सारे परागकण जो है तो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। आनुवंशिकता में विभिन्नता देख लेते हैं। उत्पन्न संतति बीज आनुवंशिक रूप से बिल्कुल जनक पौधों के समान होती है, कोई भी विभिन्नता नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली यार एक ही जनक से बनी हुई है, तो वह जो संतति है वह सेम टू सेम अपने जनकों के ही समान होती है। आनुवंशिक पुनर्योजन हो सकता है, जिससे संतति में आनुवंशिक विभिन्नता और नए गुण आ सकते हैं, क्योंकि अब जो है तो यहाँ पर जनक 2 ठे हैं, तो इसमें आनुवंशिक विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी। या तो दोनों जनकों के जो है तो लक्षण मिक्स करके कोई तीसरा लक्षण आ जाएगा, या फिर थोड़े थोड़े हमको जो है तो दोनों जनकों के लक्षण देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से जो है तो आनुवंशिक विभिन्नता यहाँ पर रहेगी। अगला है संतति की जीवन क्षमता। लगातार पीढ़ियों में स्वपरागण से पौधों में रोग प्रतिरोधकता क्षमता और जीवन शक्ति जो है तो कम हो जाती है। देखिए, अपने जनकों के सेम से ही लक्षण देखने को मिलेंगे, तो जो कोई भी हानियाँ या फिर जो कोई भी कमी अब जनक में होगी वह सेम टू सेम कमी जो है तो उसकी संतति में भी ट्रेवल करेगी। इस प्रकार से हमको जो है तो ये कमियाँ जो है तो देखने को मिल सकती हैं। आगे है पर परागण में परंपरागत रूप से परंपरागत उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं और नए और अधिक मजबूत तथा रोग प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तो 2 जनकों के लक्षण मिले हुए हैं, इसलिए जो हमको जो है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिलती है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर जो है तो नर भाग का जनक की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक मजबूत है और मादा भाग की कम है, तो जो नई संतति आएगी उसमें तो नर भाग में जो है तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो अधिक देखने को मिलती थी, तो वो वाले लक्षण देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ क्वालिटीज़ जो है तो मादा भाग के भी पुष्प के भाग में देखने को मिलती थी, तो वो लक्षण जो है तो संतति में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से जो संतति है वो अधिक बढ़िया हमको देखने को मिल रही है पर परागण द्वारा। आगे है जैव विकास। चूंकि नए गुण नहीं आते, इसलिए नई जातियों के विकास की कोई भूमिका नहीं है। इसमें कोई नया गुण नहीं आ रहा है, जनक के समान ही संतति है, तो कोई भी जो है तो जैव विकास नहीं हो पा रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। आगे है, यह विविधता को लाता है, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल नई जातियों के विकास में यह अत्यंत सहायक है। विविधताएं, वेराइटीज आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो संतति है 2 जनकों से मिलकर के बनी है, तो दोनों के लक्षण आएंगे। कहीं पर जो है तो मादा भाग वाले लक्षण डोमिनेंट होंगे, तो कहीं पर मेल वाले पार्टी के जो है तो लक्षण डोमिनेंट होगी। इस प्रकार से हमको वेराइटीज देखने को मिलती है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ऐसे ही आप वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझको बता सकते हैं क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए इस टीचिंग के मेथड में, वो भी चीज़ आप मुझको बता सकते हैं। और ऐसे ही क्लास 12th एंड 10th बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।